तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम ड्रैगन बॉल की ही एक यूनिवर्स बैटल के ऊपर बात करने वाले हैं। काफी सारे लोगों को लगता है कि वो वाला ज़मासू जो पूरी टाइमलाइन के साथ ही मर्ज कर गया था वो गोकू को सोलो कर सकता है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बेसिकली इसी मिसकंसेप्शन को ही खत्म करने वाले हैं, वो भी फैक्ट्स एंड प्रूफ्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मर्ज ज़मासू आखिर कितना पावरफुल था। तो मर्ज ज़मासू ने लिटरली खुद को ड्रैगन बॉल की पूरी टाइमलाइन के साथ ही मर्ज कर लिया था। लेकिन अब बात ये आती है कि ये टाइमलाइन आखिर कितनी स्ट्रॉन्ग थी। तो चलो आपको इसका भी एक शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो अगर हम ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के सेकंड रिल्म से स्टार्ट करें, जिसे अदर वर्ल्ड भी बोला जाता है, तो अदर वर्ल्ड एक ऐसा रिल्म है जहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता और वो डायमेंशनैलिटी को ट्रांसेंड भी करती है। तो अगर हम आउटवर्सल की डेफिनेशन देखें तो अदर वर्ल्ड इजीली इस डेफिनेशन में फिट हो रही है। लेकिन अब कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं इसके रिलेटेड, लाइक वो देखने में फिजिकल है। तो जो लेटेस्ट स्कैन मैंने शो किया उसमें अदर वर्ल्ड को लिटरली सुपरनैचुरल ही बोला गया था। और अगर तुम सीरीज देखोगे तो तुम्हें अदर वर्ल्ड में सुपरनैचुरल चीजें होते हुए भी दिखेंगी, लाइक किंग यामा का रिल्म क्लाउड्स के ऊपर और छोटे से प्लेनेट पर 10x ग्रेविटी। और हाँ, जो गाइड्स का मैंने यूज किया उनका नेम है सुपर एक्साइटिंग गाइड और डाइजेंशु, जो कि ड्रैगन बॉल की ऑफिशियल गाइड्स हैं। और ये गाइड्स ड्रैगन बॉल की मांगा या एनिमे को भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। आप चाहे तो बू सागा भी देख सकते हैं। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं कि अदर वर्ल्ड में चेंज होता है और अदर वर्ल्ड में लेंथ एग्जिस्ट करती है मिलियंस में, तो प्लीज आप एक बार ना इसके ऊपर सिंपल सी सर्च कर लेना कि कोऑर्डिनेट्स एंड नंबर्स फिजिकल होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और आपको आंसर एब्स्ट्रैक्ट में ही मिलेगा। अब लगता है मैंने ऑलमोस्ट हर एक मिसकंसेप्शन को तो सोल्व कर ही दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में एक मिसकंसेप्शन अभी भी पड़ी है कि एक आउटवर्सल रिल्म के अंदर 3D बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लाइक गोकू इन अदर वर्ल्ड। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें ऑलरेडी मिल चुका है कि अदर वर्ल्ड में हीरोज को एक स्पेशल बॉडी मिलती है वहाँ डेली एक्टिविटीज करने के लिए, जिसे हम नॉन फिजिकल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। और एक्चुअली में एक 3D बीइंग का आउटवर्सल चीजों से इंटरेक्ट करना आपको नॉन फिजिकल इंटरेक्शन ही देता है। लाइक आप नॉन फिजिकल इंटरेक्शन की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। तो हाँ, फिक्शन में ये पॉसिबल है और इसकी डेफिनेशंस भी मल्टीपल स्केलिंग साइट्स पर अवेलेबल हैं। और जो लोग सिर्फ वो स्कैन शो करते हैं जहाँ कामी बोल रहा था क्या आप गोकू को परमिशन दोगे फिजिकल बॉडी के साथ अदर वर्ल्ड में जाने की, और फिर ये लोग बोलते हैं कि गोकू तो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये एक चेरी पिकिंग ही होगी। बिकॉज तुमने किंग काई की उस एक्सप्लेनेशन को एज ए एविडेंस नहीं लिया कि किंग काई ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि अदर वर्ल्ड के गॉड्स हीरोज को स्पेशल बॉडीज दे सकते हैं। वेल ओवरऑल अदर वर्ल्ड एक आउटवर्सल रिल्म है और काइशु रिल्म अदर वर्ल्ड से भी हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, जो इसे वन लेयर इनटू आउटवर्सल कर देगा। और जो न्यूट्रल जोन है वो पूरे के पूरे मैक्रोकॉस्म्स को अपने अंदर कंटेन करता है, और हर एक मैक्रोकॉस्म के अंदर अदर वर्ल्ड और काइशु जैसे आउटवर्सल रिल्म्स भी हैं। और हमें पता है कि एक कंटेनर हमेशा ऊपर स्केल होता है, लाइक एक 2D इन्फिनिट चीज को कंटेन करने के लिए हमें 3D क्यूब ही चाहिए होगा, क्योंकि एक 2D इन्फिनिट चीज दूसरी 2D इन्फिनिट चीज को कैसे अपने अंदर कंटेन करेगी, उसके लिए डायमेंशनल जंप तो चाहिए ही होगा ना। तो यही लॉजिक हम अगर आउटवर्सल फ्रेमवर्क यानी उसके लेयर्स पर भी अप्लाई करें तो न्यूट्रल जोन 2 लेयर्स इनटू आउटवर्सल पर स्केल होगा। उसके बाद आता है वर्ल्ड ऑफ वॉइड, जो कि एक डायमेंशनलेस रिल्म है, लेकिन वो पूरे के पूरे मैक्रोकॉस्म से ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि बीरस और सुपरसेल गॉड की बैटल पूरे मैक्रोकॉस्म को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, लेकिन वर्ल्ड ऑफ वॉइड ने 3 गॉड्स की बैटल को सर्वाइव कर रखा है। और वर्ल्ड ऑफ वॉइड में मूवमेंट भी पॉसिबल है, जो कि वर्ल्ड ऑफ वॉइड को आउटवर्सल प्लस ही बनाएगा, ना कि जीरो डायमेंशनल। और अगर स्टिल तुम इसे जीरो डायमेंशनल ही बोलोगे तो मेरे भाई लिविंग वर्ल्ड में तो मूवमेंट पॉसिबल थी, जो कि 4D वर्ल्ड था। तो अगर वर्ल्ड ऑफ वॉइड जीरो डायमेंशनल है तो वो उससे ज्यादा ड्यूरेबल कैसे हुआ, क्योंकि सबसे लोअर रिल्म ही 4D है और वहाँ मूवमेंट होती है ह्यूमंस की। तो ये बोलना ज्यादा पार्समोनियस है कि वर्ल्ड ऑफ वॉइड एक आउटवर्सल रिल्म है जो वर्ल्ड ऑफ वॉइड को एटलीस्ट 3 लेयर्स इनटू आउटवर्सल पर स्केल करेगा। और एक टाइमलाइन जिसके साथ ज़मासू मर्ज हुआ था वो टाइमलाइन इन सबको अपने अंदर कंटेन करती है, जो एक सिंगल टाइमलाइन को अल्ट्रा लो बोल्ट स्केलिंग में भी 4 लेयर्स इनटू आउटवर्सल पर स्केल करेगा, जो मर्ज ज़मासू की पावर को भी ऑटोमेटिकली इस लेवल का कर देगा। और मैं मर्ज ज़मासू को हाई आउटर प्लस से भी स्केल कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज्यादा लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स ना हो, इसीलिए हम इसे 4 लेयर्स ऑफ
आउट रिवर्सल तक ही स्केल करेंगे। वेल ये तो होगी ज़मासु की बात, आप गोकू की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जिरन कितना पावरफुल था उसे देख लेते हैं। तो जिरन के बारे में ये स्टेटमेंट्स थी कि ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है, राइट। और अब तक जी फाइटर्स के ओपोनेंट्स में ओब्वियसली मर्ज ज़मासु भी था, और यही वेजिटा या गोकू भी बोलता है, जिन्होंने ऑलरेडी मर्ज ज़मासु को फेस कर रखा है, जो कि ऑटोमेटिकली जिरन को मर्ज ज़मासु से स्ट्रॉन्गर बना देगा, जो कि हुआ 4 layers into आउट रिवर्सल। और गोकू ने अपनी मास्टर अल्टरनेट इंस्टिंक्ट फॉर्म में जिरन को ऑलमोस्ट डिफीट कर ही दिया था, तो गोकू भी आउट रिवर्सल की 4 layers में स्केल हुआ, और जिरन स्ट्रॉन्गर था मर्ज ज़मासु से, और मास्टर अल्टरनेट इंस्टिंक्ट गोकू स्ट्रॉन्गर था जिरन से। तो इससे बैटल का विनर गोकू ही होगा। लेकिन अब थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शंस को भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जिरन वाली स्टेटमेंट्स उसकी बेस पावर के लिए थी। अगर तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर देख रखा होगा तो तुम्हें पता होगा, ना कि जिरन के लिमिट ब्रेकर के लिए थी। और दूसरी बात, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस लॉजिक से तो जिरन ज़ेनो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ, क्योंकि ज़ेनो स्ट्रॉन्गर था मर्ज ज़मासु से। तो तुम्हें पता भी है ज़ेनो ने उस टाइम अपनी कितनी पावर यूज की थी? नहीं ना। ये तो वही बात होगी, तुमने एक आर्ट को एक्सीडेंटली किल कर दिया, इसका मतलब है कि अब तुम 8 लेवल के हो और एक न्यू बॉर्न बेबी विक्टिम हो। और अगर इतनी सारी मिसकॉन्सेप्शंस के ऊपर बात हो ही रही है, तो हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड ऑफ वॉइड टाइमलाइन से नीचे स्केल होता है, लेकिन वर्ल्ड ऑफ वॉइड तो गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और जिरन लिमिट ब्रेकर की बैटल को भी सर्वाइव कर रहा था। इसका मतलब हुआ कि वर्ल्ड ऑफ वॉइड टाइमलाइंस के ऊपर स्केल होता है, जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। वेल इसे भी इजीली सोल्व किया जा सकता है ची कंट्रोल करके, क्योंकि वहां के फाइटर्स का मोटिव वर्ल्ड ऑफ वॉइड को डिस्ट्रॉय करने का नहीं था, वो इनके लिए एक स्टेज की तरह था। तो अगर फाइटर्स अपनी फुल पावर का यूज करके वर्ल्ड ऑफ वॉइड को ही डिस्ट्रॉय कर देते तो सारे ही नीचे गिर जाते, क्योंकि फ्लाईबिलिटी को ग्रैंड प्रिंस ने ऑलरेडी रिमूव कर रखा था। तो अगर सारे फाइटर्स गिर जाते तो कोई भी विनर नहीं होता, क्योंकि लास्ट के फाइटर्स में जिरन, गोकू, फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 ही थे। तो अगर कोई विनर ना होता तो ज़ेनो आर्च यूनिवर्सिस को ही अरेज कर देता। ये सारी बात बहुत ज्यादा लॉजिक और कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है। और हाँ, वर्ल्ड ऑफ वॉइड के रिलेटेड कुछ मिसकॉन्सेप्शंस ये भी है कि वहाँ हिट टाइम स्किप यूज कर रहा था और ग्रैंड प्रीस्ट ने वहाँ टाइम ऐड किया था। इसका मतलब है कि वहाँ टाइम एग्जिस्ट करता है, तो वह आउट रिवर्सल नहीं हुआ। तो पहली बात, जब हिट टाइम स्किप का यूज करता है तो वो अपने ही एक रिल्म के अंदर जाता है, जहाँ ऑब्वियसली बात है टाइम एग्जिस्ट करता होगा। दूसरी बात, तुम इसके बारे में सर्च कर लेना कि नंबर कैसे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। वेल तो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि गोकू इजीली सोलो कर देगा मर्ज ज़मासु को। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।